अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इस्मा एहसान एंड लास्ट लेक्चर में हमने सेल वॉल पर डिस्कशन की थी एंड आज जो है वो हम डिस्कशन करेंगे ऑन प्राइमरीज ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले क्या है, बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जैसे कि मैंने इंट्रो में आपको बताया था कि हमारा जो सेल है वो फ्लूइड फिल्ड होता है, इसकी जो बाउंड्री होती है उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है ऑल लिविंग सेल्स में, सारे लिविंग सेल्स में। जैसे लाइक हमने पहले सेल वॉल पढ़ी, वो ओनली प्लांट्स में एग्जिस्ट करती है, एनिमल सेल्स में एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन ये ऑल लिविंग सेल्स में एग्जिस्ट करती है। कंटिन्यूस और इलास्टिक होती है और इसकी थिकनेस ज़रूर याद कर लिएगा 7 नैनोमीटर होती है। ठीक है, फिर उसके बाद कंपोजिशन पर आते हैं। इसकी कंपोजिशन प्रोटीन इसके अंदर 60 to 80% होती हैं, लिपिड 20 to 10% पाया जाता है, एनिमल की बात की जा रही है, और कुछ कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, या तो वो ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में होते हैं या फिर वो ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब एक मॉडल पेश किया गया था सेल मेम्ब्रेन के हवाले से, जिसे हम कहते हैं भाई साहब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है मैं सेल मेम्ब्रेन की कुछ कॉम्पोजिशन आपको बता रही हूँ। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है जो फैटी एसिड्स पाए जाते हैं ना, उनकी टेल इंटीरियर साइड्स पर होती हैं, टेल इंटीरियर साइड पर होती है, एंड हेड जो है वो पोस्टीरियर साइड पर या आउटर साइड पर होते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम इन करके बताती हूँ आपको ताकि मज़ीद क्लियरिफाई हो जाए। ये देखें सही, ये जो इसकी टेल है ये इंटीरियर साइड पर होगी एंड इसके हेड पोस्टीरियर साइड पर होंगे। सही, अब जो टेल है ना वो फैटी एसिड्स की बनी हुई होती है। फैटी एसिड्स जो हैं वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, इसीलिए ये इंटीरियर साइड पर होते हैं, और जो है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनसॉल्युबल हैं, नॉन पोलर हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होंगे। जबकि हेड जो है इनका, उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ होता है जो कि वाटर सॉल्युबल है, हाइड्रोफिलिक है या वाटर लविंग है। तो इसलिए इसकी अरेंजमेंट इस तरह होती है कि हेड जो है वो आउटर साइड पर होते हैं, यानी फॉस्फेट ग्रुप, क्योंकि वाटर ने अंदर जाना होता है। अगर यहाँ पर टेल आउटसाइड पर होती तो क्या होता कि वाटर एंट्री नहीं कर सकता था, क्योंकि वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं फैटी एसिड्स। अब सबसे पहले जो है ना, मैं आपको एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स के बारे में बताती हूँ, देन मैं आगे प्रोसीड करूँगी फ्लूइड और मोज़ेक पर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स की। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो होती हैं ना वो इंटीग्रल होती हैं, हाईली बॉन्डेड होती हैं या फिक्स हुई भी होती हैं, किसके साथ? सेल मेम्ब्रेन के साथ। अब ये जो है ना, ये काम क्या कर रही होती हैं? ये काम कर रही होती हैं भाई साहब, किसका? कैरियर प्रोटीन्स का काम कर रही होती हैं। यानी सेल के अंदर किसी चीज़ ने आना है तो वो किसके थ्रू आ सकता है? इंट्रिंसिक प्रोटीन्स के थ्रू आ सकता है। ठीक है, और जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है ना, ये पेरिफेरल प्रोटीन होती हैं, यानी कि अपर साइड पर लगी हुई होती हैं, या सेल रिसेप्टर्स भी कह सकते हैं इसे, और ये सेल सरफेस मेकर होती हैं। यानी ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके अंदर जो एम्बेडेड हुई हुई होगी वो कौन सी होगी भाई साहब? वो होगी हमारी इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, और जो सरफेस के ऊपर पाई जाएंगी प्रोटीन्स, सेल सरफेस मेकर्स, वो क्या कहलाएंगी? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। ठीक है, इसकी कॉम्पोजिशन में बस यही है कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स पाई जाती हैं। देन उसके बाद ये इसका थोड़ा सा जो फ्लूइड और मोज़ेक ना, हम फ्लूइड मोज़ेक वाला सीन भी देख लेते हैं, फ्लूइड और मोज़ेक वाला। ठीक है, जो फ्लूइड होते हैं, सी होती है वो कोर होती है, यानी लिपिड बाइलेयर से बनी हुई होती है, और जो आइसबर्ग होता है ना उसे हम मोज़ेक कहते हैं, जो कि प्रोटीन से बनी हुई होती हैं। अब मैंने लिपिड बाइलेयर का आपको पहले बता दिया था और प्रोटीन्स का आपको बाद में बता दिया था, तो आपको ये भी समझ आ गया होगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसलिए इसे क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, अब इसके फंक्शंस की तरफ आते हैं, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस की तरफ। मैंने कहा कि ये जो है ये ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे होते हैं प्रोटीन्स, लेकिन हाउ, कैसे कर रहे होते हैं ये ट्रांसपोर्ट का काम, अभी उसकी डिटेल जानते हैं हम लोग। ठीक है, अब बात करनी है हमने डिफ्यूजन की। व्हेन मॉलिक्यूल मूव थ्रू फॉस्फोलिपिड लेयर इट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। सही है, मॉलिक्यूल्स का लिपिड से फॉस्फोलिपिड लेयर से मूव होना
डिफ्यूजन कहलाता है। मैं इसकी डिटेल आपको बताऊंगी डिफ्यूजन ऑस्मोसिस वगैरह की, लेकिन इन चैप्टर नंबर 14 आई थिंक सो, ट्रांसपोर्ट के चैप्टर में मैं आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगी। ठीक है, अभी के लिए यही जान लें। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होती है? वह न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज़ थ्रू दी पर्टिकुलर चैनल। मैंने जो बताया आपको कि जो हमारे ये वाले प्रोटीन थे, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये एक चैनल के तौर पर काम कर रहे थे। तो वही कह रहे हैं कि जब न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज़ होते हैं थ्रू अ पर्टिकुलर चैनल, तो उसे हम क्या कहते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। अब ये ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन होती किस तरह है, इसकी बात करते हैं कि डिफ्यूजन जो है ना वो दो तरह से होती है। एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो दो तरह की होती है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है एंड एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होती है जिसके अंदर एनर्जी की ग्रेडियंट की ज़रूरत होती है, लेकिन जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है उसके अंदर एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, नो नीड ऑफ एनर्जी। तो हम वन बाय वन इन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे आ जाते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? इसकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, इसके लिए एनर्जी की नीड होती है। मैंने जैसे कहा था, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस ड्यू टूवर्ड सिंपल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सही, सिंपल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ अगर कोई मॉलिक्यूल की मूवमेंट हो रही है तो वो क्या कहलाएगी भाई साहब? वो कहलाएगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की नीड नहीं होती है, इसमें डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आ जाते हैं। ऑस्मोसिस एक हमें बचपन से ही एक डेफिनेशन पता है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सही। फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आ जाती है, स्पेसिफिक होती है, नीड अ प्रॉपर चैनल और गेट फॉर द डिफ्यूजन। जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी इंट्रिंसिक प्रोटीन्स की, और इसके अंदर भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस इन दोनों के अंदर एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। जबकि जो हमारा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसके अंदर एनर्जी की ज़रूरत हमें होगी। ठीक है, अभी के लिए इस चैप्टर तक के लिए इतना ही। इसके बारे में जानते हैं नेक्स्ट में, जब हम आएंगे चैप्टर 14-13 में, तब हम डिटेल से इसका डिस्कस करेंगे। अब फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं कि फ़ंक्शन क्या कर रही होती है प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है। इसका होता है फंक्शन के फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्रोवाइड करी होती है, जैसे मैंने आपको कब से बता रही हूँ। और एक्ट एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर के तौर पर काम कर रहे होते हैं, सेल सरफेस मेकर के तौर पर काम कर रहे होते हैं, जो मैंने बताया था पहले कि ग्लाइकोलिपिड और प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। और फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि सेल के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है ना वो मेंटेन रहे। एक और चीज़ इसके अंदर याद रखना कि जब मेरा टेस्ट था ना MCAT का, तो इसके अंदर एक क्वेश्चन आया था कि सेल मेम्ब्रेन इज़ व्हाट? परमिएबल, सेमी परमिएबल और नॉट परमिएबल, वटएवर, और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, वो जो है वो रिगार्डलेस थे, मतलब वो तो राइट थे ही नहीं। तो मैं जो राइट ऑप्शन था ना वो आपको बता देती हूँ कि सेल मेम्ब्रेन इज़ सेमी परमिएबल। ये याद रखिएगा क्योंकि ये पास पेपर में आया हुआ है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि सेमी परमिएबल होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आज हमने सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम साइटोप्लाज्म से स्टार्ट करेंगे। इसको कॉपी कर लिएगा अच्छे से और लर्न कर लिएगा। आई होप इट विल बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह हाफिज़।